हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। अभी हम लोग प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ट्रांसलेशन भी सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स का देखेंगे। तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, इसे और क्या बोला जाता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइट। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है? एक्चुअली साइटोप्लाज्म में होगा। इसका जो साइट है वो है हमारा साइटोप्लाज्म। जो हमारा प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है? कोई न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। इसी वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसलेशन है और ट्रांसक्रिप्शन है वो कभी कभी साथ साथ हो जाता है, राइट। ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है, एमआरएनए का सिंथेसिस पूरा नहीं होता है और तब से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्या होगा? हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए का सिंथेसिस होगा और न्यूक्लियस के बाहर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। इसीलिए जो एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसिस होता है उसको क्या करते हैं? हम ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूक्लियस से बाहर। बाहर ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या होगा? वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ओके, तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस में कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि एमआरएनए हो गया जो कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद टीआरएनए हो गया, फिर एमिनो एसिड्स, राइबोसोम एंड ये एक एंजाइम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज। ओके, कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं। तो हम तो जानते हैं कि एमआरएनए जो होता है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा। टीआरएनए जो होता है वो क्या करेगा? एमिनो एसिड्स को राइबोसोम के पास लाएगा। उसके बाद एमिनो एसिड्स हम जानते ही हैं, क्यों? एमिनो एसिड्स, दो एमिनो एसिड्स मिलके आपस में क्या बनाते हैं? एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और इस तरह से कई सारे एमिनो एसिड्स अगर जुड़ेंगे तो एक पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। ओके, उसके बाद राइबोसोम एंड ये एंजाइम चाहिए होगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स होता है क्या? एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। जो साइटोप्लाज्म में नॉर्मली एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं वो जनरली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं, ओके। या फिर जो टीआरएनएस पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर वो नॉर्मली ऐसे ही मूव करते रहते हैं, राइट। मान लेते हैं कि ये एक सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। और अब हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मान लो न्यूक्लियोइड रीजन है और इस न्यूक्लियोइड रीजन में क्या हो रहा है? डीएनए प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? हमारा एमआरएनए का सिंथेसिस हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? राइबोसोम्स चाहिए, एमिनो एसिड्स चाहिए। तो एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? इस तरह से साइटोप्लाज्म में कई सारी जगह पे इस तरह से मिलेंगे। ओके, इस तरह से टीआरएनए भी बहुत सारे मिलेंगे। एमिनो एसिड्स जो होते हैं टोटल कितने प्रेजेंट होते हैं? 20 एमिनो एसिड्स जो होंगे हमारे नेचुरली अकरिंग जो हैं वो साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे। जो इनिशियल हमारा एक प्रोटीन का चेन मिलता है उसमें क्या होता है? 20 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। उसके बाद क्या होगा? जो टीआरएनए है वो क्या करेगा? एक एक एमिनो एसिड्स को लाएगा। तो जब ये एमआरएनए मॉलिक्यूल बनेगा उसके बाद ही तो ये सारा प्रोसेस होगा, है कि नहीं। तो ये जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। हमें एमिनो एसिड्स को एक्टिवेट करना होता है और जो टीआरएनएज होते हैं उनके साथ उनको अटैच करना होता है। उसके बाद क्या होगा? ये जो टीआरएनए एमिनो एसिड्स को लेके आएगा राइबोसोम के पास। सेकंड क्या है? ट्रांसलेशन में इनिशिएशन प्रोसेस है, उसके बाद एलोंगेशन प्रोसेस है, उसके बाद टर्मिनेशन प्रोसेस है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक्टिवेशन किस तरह से हो रहा है एमिनो एसिड्स का। ओके, तो ये रहा एक एमिनो एसिड। एमिनो एसिड मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। आप लोग शायद अगर बेसिक एमिनो एसिड कोई अगर 12th का बच्चा हो तो फिर इस तरह से COOH एक तरफ होता है, एक तरफ NH2 ग्रुप होता है, एक तरफ एक हाइड्रोजन होता है और ये एक R ग्रुप होता है और वेरिएबल ग्रुप होता है, राइट। तो ये रहा हमारा एक R ग्रुप और एक वेरिएबल ग्रुप, एक NH2 हो गया, एक COOH हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा एक एमिनो एसिड। ओके, ये एमिनो एसिड में अब क्या होता है? किस तरह से एक्टिवेशन होता है? देखो, एक ATP आ गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या काम करता है? हम जानते हैं कि ATP जब अपना फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जब ब्रेक करता है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, तो उसमें क्या होगा? वो एनहाइड्राइड बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से एनर्जी का रिलीज होता है। तो इसमें देखो ATP ट्राइफॉस्फेट है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ट्राइफॉस्फेट में से दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एक दो, ये दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिमूव हो गया है। मतलब ये क्या बन गया होगा? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया होगा, सिंगल फॉस्फेट होगा इसके पास अभी, राइट। और ये जो है Mg+2
ये क्या है, एज ए कोफैक्टर यूज़ होता है। और ये जो रिएक्शन है, ओके, एमिनो एसिड्स को क्या किया जा रहा है, इसको एटीपी यूज़ करके इससे एनर्जी हम लोग एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं और इसको चार्ज कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं एक्चुअली, कौन सा एंजाइम यूज़ होता है यहाँ पे, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये एक एंजाइम है जो कि सबसे पहले क्या करेगा, ये एमिनो एसिड को खुद से लिंक करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो एक दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स बन चुका है, एंजाइम है, एंजाइम के साथ ये जो मॉलिक्यूल यहाँ तक है, ये कौन सा है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडेनोसिन आ गया, सिंगल फॉस्फेट आ गया, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो कि यहाँ पे रिलीज हुआ था, ओके। एंजाइम प्लस एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट आ गया, ये यहाँ तक, प्लस इसके बाद ये जो एमिनो एसिड है, राइट, ये एमिनो एसिड आ गया यहाँ पे। तो ये तीनों मिलके अब ये क्या है एक्चुअली, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड को हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको टीआरएनए में अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये जो प्रोसेस है, ये है हमारा एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। उसके बाद क्या करेंगे, देखना ध्यान से, उसके बाद हम लोग एक टीआरएनए लेकर आएंगे, ओके। ये हमारा एमिनो एसिड एक्टिवेट हो गया। क्या क्या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एक्टिवेटेड एमिनो एसिड में, एक एंजाइम होगा, एंजाइम का नाम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, उसके साथ एक एएमपी मॉलिक्यूल होगा और एक एमिनो एसिड होगा जिसे हमें लाना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक टीआरएनए को लेकर आएंगे और उस पर्टिकुलर टीआरएनए में क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। इसको जब ऐड किया जाता है टीआरएनए में, तब क्या होता है, ये जो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट मॉलिक्यूल है और ये जो एंजाइम है, ये दोनों रिमूव हो जाते हैं। इनको रिमूव करना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड ही चाहिए, हमें इन दोनों का कोई काम ही नहीं है अभी। इनका काम क्या था, बस हमें एमिनो एसिड को एक्टिवेट करना था, क्योंकि विदाउट एक्टिवेशन ये जो टीआरएनए है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ओके। उसके बाद क्या हुआ, ये टीआरएनए आ गया। टीआरएनए आने के बाद यहाँ पे देखना, टीआरएनए का स्ट्रक्चर अगर याद हो सबको, तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है क्लोवर लीफ मॉडल, राइट। तो ये क्या है, देखो, ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, और यहाँ पे क्या आ गया देखना, ये टीआरएनए और यहाँ पे ये एमिनो एसिड आके जुड़ गया है, एमिनो एसिड आके जुड़ गया है। अब इससे क्या बोलेंगे, एमिनो एसाइल टीआरएनए, ओके। टीआरएनए, इसके साथ एमिनो एसिड जुड़ा है, एमिनो एसाइल टीआरएनए हो गया। अब क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था कि 3 स्टेप्स होते हैं, राइट, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो ये जो 3 स्टेप, मेन 3 स्टेप होते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा इनिशिएशन कोडॉन है वो क्या होता है, AUG होता है, राइट। और कभी कभी क्या हो सकता है, GUG भी हो सकता है, लेकिन ये किसको कोड करते हैं एक्चुअली, ये मिथ्योनिन को कोड करते हैं। तो सबसे पहला जो एमिनो एसिड होगा वो कौन सा होना चाहिए, मिथ्योनिन होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो इनिशिएटर कोडॉन है, जब सबसे पहले यही आएगा। अब ये जब आएगा, ये किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को कोड करता है। तो क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं, ओके, और जो हमारे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, मोस्टली ये एन फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन के फॉर्म में सबसे पहला एमिनो एसिड आता है। हम अभी तक क्या जानते हैं कि AUG जो होता है वो मिथ्योनिन को कोड करता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, ये मिथ्योनिन में एक फॉर्माइल ग्रुप को ऐड करना पड़ता है, जिसका नाम फिर क्या बन जाएगा, एन फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन। अब ये प्रोकैरियोट्स में सबसे पहला एमिनो एसिड होता है। उसके बाद मिथ्योनिन में, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होगा, मिथ्योनिन एज इट इज़ ऐड हो जाएगा, इसमें हमें कुछ चेंजेस करने नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाता है हमारा यूकैरियोट के केस में, ओके। अब देखते हैं इनिशिएशन प्रोसेस। हम ये जानते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं, ये किस तरह से मिलते हैं। ये प्रोकैरियोट्स के बारे में अगर बात करें तो ये 70S राइबोसोम होता है, और 70S राइबोसोम में भी क्या होते हैं, 2 सब यूनिट होते हैं। एक कौन सा होता है, एक लार्जर होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। जो लार्जर सब यूनिट होता है वो तो 50S होता है, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो 30S होता है। ये दोनों सब यूनिट्स जब ट्रांसलेशन नहीं हो रहा होता है तो साइटोप्लाज्म में ये रैंडमली मूव करते रहते हैं, ओके। अगर ये हम लोग सेल का साइटोप्लाज्म मान लें, तो ये साइटोप्लाज्म में मान लो ये 50S है, ये 30S है, ये 50S है, ये 30S है, इस तरह से वो लोग रैंडमली घूम रहे होंगे। मतलब दोनों आपस में जुड़ के एक
कंप्लीट राइबोसोम का सिंथेसिस नहीं कर रहे होते हैं। ओके फाइन। तो अब देखना क्या है, ये है हमारा, हम देख रहे हैं इनिशिएशन प्रोसेस। अब इसमें देखो क्या होता है। सबसे पहले जब एक स्मॉल राइबोसोम का सब यूनिट होगा, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है, बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, तो कौन सा होगा, 30S होगा डेफिनेटली। ओके, इसके पास क्या होते हैं, दो साइट प्रेजेंट होते हैं, एक पी साइट है और एक ए साइट है। तो ये दो साइट जो होते हैं, अब क्या होगा, ये आ गया हमारा mRNA का सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA जो है वो साइटोप्लाज्म में आ चुका है। अब इसमें क्या होगा, mRNA के पास कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं, ओके, कुछ प्यूरिन रिच सीक्वेंस होते हैं। अब ये जो प्यूरिन रिच सीक्वेंस हैं, इनको बैक्टीरियाज में क्या बोला जाता है, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। ओके, ये जो साइन डेलगार्नो सीक्वेंसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, प्यूरिन रिच सीक्वेंस। प्यूरिन बोले तो एडेनिन एंड ग्वानिन, ये दोनों से भरा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ए और जी होगा इसमें। तो ये सीक्वेंसेस के बाद क्या होता है, कुछ और सीक्वेंस छोड़ के स्टार्ट कोडन होता है। स्टार्ट कोडन क्या है हमारा, AUG। ओके, हम ये जानते हैं mRNA का स्ट्रक्चर। mRNA का स्ट्रक्चर क्या होता था, एक तो होगा डेफिनेटली 5' एंड, दूसरा होगा 3' एंड, और क्या होगा, एक पर्टिकुलर यहाँ पे स्टार्ट कोडन होगा, उसके बाद एक स्टॉप कोडन होगा। स्टॉप कोडन 3 होते हैं हमें पता है, उन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये जो इससे पहले वाला हिस्सा है, स्टार्ट कोडन से लेके 5' एंड तक, ये वाला जो हिस्सा, ये तो कभी भी ट्रांसलेट होगा नहीं। ओके, और स्टॉप कोडन के बाद जो 3' तक हिस्सा रहेगा, ये भी कभी भी ट्रांसलेट नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स, राइट। ये हो जाएंगे हमारे अनट्रांसलेटेड रीजन्स। इस तरह से ये 5' की तरफ है तो इसको 5' अनट्रांसलेटेड रीजन और 5' UTR बोला जाता है। और ये जो स्टॉप कोडन होगा 3' की तरफ, इसको क्या बोला जाएगा, 3' UTR बोला जाएगा इनको। ओके, तो ये जो शाइन डेलगार्नो सीक्वेंसेस होते हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे, डेफिनेटली 5' की तरफ पाए जाएंगे, राइट। तो ये क्या होगा, जब स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट 30S सब यूनिट जब एनकाउंटर करेगा mRNA को, तब सबसे पहले क्या ढूंढेगा, ये शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। जब ये शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस आ जाएगा तो क्या होगा, इसको पता चल जाएगा कि इसके बाद एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 12 to 18 वैरी भी कर सकता है। तो ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के बाद क्या आ जाएगा, AUG आ जाएगा। भाई अब हमें क्या चाहिए, हमें तो AUG चाहिए। क्यों, क्योंकि AUG जब आ जाएगा तब से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये AUG जो है वो कहाँ पे आना चाहिए, एक्चुअली पी साइट पे आना चाहिए। अब सोचने वाली बात ये है कि दो राइबोसोम के सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर होगा एक लार्जर होगा, वो दोनों आपस में मिल क्यों नहीं जाते, राइट। तो उसके लिए क्या है, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि IF3। वो IF3 क्या किया होता है, इसको बाइंड करके रखता है। अब ये जब बाइंड करके रखेगा तो क्या होगा, ये जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है ये दूसरे लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट से ये बाइंड नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे अभी तक क्या है, ये IF3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, फाइन। अब ये क्या होगा, ये राइबोसोम्स में हम लोग जानते हैं कि ये प्रोटीन से बना हुआ होता है और राइबोसोमल RNA से बना हुआ होता है, राइट। राइबोसोमल RNA होते हैं इसमें, और क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। जो राइबोसोमल RNA होते हैं, जो 16S राइबोसोमल RNA होते हैं, वो इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस को। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो AUG कोडन है वो आ जाएगा हमारे पी साइट पे। समझ में आया। अब पी साइट पे AUG कोडन आए, इसका श्योरिटी कौन देता है, इसको श्योर कौन बनाता है, एक और फैक्टर आता है IF1 और इनिशिएशन फैक्टर 1। ये जो इनिशिएशन फैक्टर 1 है वो क्या कर लेगा, ये A साइट पे जाके बाइंड कर लेगा और इसको ब्लॉक कर देगा। अगर ये A साइट पे जाके इसको ब्लॉक कर दिया तो कौन सा साइट बचा, बस P साइट बचा हमारे पास, और जो P साइट बचेगा इसमें से हमारा AUG कोडन आ जाएगा। ओके, अब क्या होता है, अब आता है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप। इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद आएगा हमारा tRNA। ओके, वो tRNA जब आएगा, हम जानते हैं कि tRNA सबसे पहले किसको लेके आता है, बैक्टीरियाज में अगर बात करें तो N फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन। ओके, और इसको और क्या लिखते हैं, F MET भी लिखा जाता है,
ओके। ये जो एफ मेट है उसको कौन लेके आता है, एक और इनिशिएशन फैक्टर होता है जिससे बोला जाता है IF2। ये जो इनिशिएशन फैक्टर होता है ये सबसे पहले GTP से बाइंड होता है। GTP क्या है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ये गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से ये इनिशिएशन फैक्टर 2 बाइंडेड होगा। अब ये क्या करेगा, देखो अगर T साइट में AUG कोडॉन है तो ये जो tRNA होगा, tRNA का जो एंटी कोडॉन लूप है उसके पास कौन सा सीक्वेंस आएगा, UAC। ऐसा क्यों है, A की जगह पे क्या आएगा, U आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो एक RNA से बना होता है tRNA। ओके, उसके बाद U की जगह पे A आ जाएगा और यहाँ पे G है तो यहाँ पे C आ जाएगा। ओके, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है तो ये 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा एंटी कोडॉन लूप। अभी तक क्या हुआ कि स्मॉल राइबोसोमल यूनिट आया, उसके साथ IF3 जुड़ा हुआ है, वो इसीलिए क्योंकि वो प्रिवेंट कर रहा है लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ राइबोसोम को इससे जुड़ने से। ओके, उसके बाद क्या है IF1 आ जाएगा, वो क्या करेगा, A साइट को ब्लॉक कर देगा कम्प्लीटली। उसके बाद जो AUG है, जो फर्स्ट इनिशिएटर कोडॉन है, वो P साइट पे आ जाएगा। जैसे ही ये P साइट पे आया, अब क्या हुआ, हमारा जो फर्स्ट tRNA मॉलिक्यूल और जो चार्ज tRNA मॉलिक्यूल है एमिनो एसाइल tRNA मॉलिक्यूल जो है वो सबसे पहला एमिनो एसिड लेके आएगा जो है हमारा N फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन। ये N फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन को लेके आएगा। उसके बाद क्या है, एक IF2 मॉलिक्यूल है, इनिशिएटर फैक्टर 2 है, जो कि सबसे पहले GTP से बाइंड होगा और ये IF2 मॉलिक्यूल जब tRNA से बाइंड होगा तब tRNA इसके पास आ जाएगा। अब देखो ये स्टेप, इसमें क्या है, अभी तक IF1 मॉलिक्यूल इसमें जुड़ा है ताकि P साइट में ये tRNA आके अटैच हो जाए। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ये tRNA आ गया। tRNA किसको लेके आया है, सबसे पहला एमिनो एसिड N फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन को लेके आया है। इसके साथ अभी तक देखो IF2 जुड़ा हुआ है, इनिशिएशन फैक्टर। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये स्टेप हुआ, ओके, जैसे ही पहला tRNA यहाँ पे आया, अब क्या होगा, जितने भी इनिशिएशन फैक्टर्स हैं वो सारे यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। ओके, ये अभी तक यहाँ पे IF3 था। ओके, अब IF3, IF1 और IF2 तीनों इनिशिएशन फैक्टर क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब ये तीनों इनिशिएशन फैक्टर जैसे ही रिमूव हो गए तो अब ये स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम को एक्स्ट्रा रखने के लिए कोई भी नहीं है, इसको अब अलग नहीं रख सकते। ओके, अब कौन आ जाएगा, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जिसे क्या बोलते हैं 50S राइबोसोम बोला जाता है। अब आ जाएगा 50S राइबोसोम। ये कौन सा था, 30S था। 50S राइबोसोम के पास कौन सा एक ये यहाँ पे एक साइट प्रेजेंट होता है जिससे बोलते हैं ई साइट और एग्जिट साइट। ओके, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो यहाँ पे तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद क्या आता है कि नेक्स्ट एमिनो एसिड आएगा। अब सबसे पहला एमिनो एसिड ये याद रखना है कि सबसे पहला आता है P साइड पे। ओके, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो भी कोडॉन होंगे, राइट, कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं तो 3 बेसिस के कोई भी कोडॉन हो सकता है। ये कोडॉन के लिए कोई दूसरा एमिनो एसिड होगा तो दूसरे एमिनो एसिड को कौन लेकर आएगा, दूसरा जो tRNA मॉलिक्यूल होगा, राइट, जो tRNA मॉलिक्यूल इसको रीड करेगा। ओके, इसका ये एंटी कोडॉन लूप है। ओके, यहाँ पे जो भी एमिनो एसिड होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे रीड करेगा। यहाँ पे रीड करने के बाद एमिनो एसिड 2 आएगा। अब ये जो एमिनो एसिड सेकंड एमिनो एसिड आता है इसको कौन लेके आता है, कुछ एलोंगेशन फैक्टर्स। ओके, और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको लेके आते हैं, जैसे कि एक फैक्टर होता है TU, एलोंगेशन फैक्टर TU बोला जाता है। ओके, तो ये जो एलोंगेशन फैक्टर TU है ये जब GTP के साथ बाइंड होता है तब ये एक्टिवेटेड रहता है। अब ये TU जब GDP के साथ बाइंड होकर रहता है तब ये कैसा रहता है, ये इनएक्टिव हो जाता है। और जब GDP के साथ बाइंड होगा TU इनएक्टिव रहेगा, प्लस ये TS के साथ तब बाइंड होके रहता है। फाइन, तो अब क्या है, ये TU GTP के साथ अगर बाइंडेड है तो ये एक्टिवेटेड है। ये क्या कर रहा है,
ये इस पर्टिकुलर टीआरएनए से जाके अटैच हो रहा है। अटैच होने के बाद ये क्या करेगा, इसको लेके आएगा, ओके, इसको राइबोसोम के पास लेके आएगा। ये इसके साथ सबसे पहले बाइंड किया और क्या हो गया, यहाँ से ये जो जीटीपी मॉलिक्यूल था, ये जीटीपी अभी हाइड्रोलिसिस हुआ और इससे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल के ये क्या बन गया, TUGDP। ये TUGDP जैसे ही बना, ये क्या हो गया, अभी एक फॉस्फेट बॉन्ड का ब्रेक हुआ है। एक फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो एनर्जी रिलीज़ हुआ होगा, और उस पर्टिकुलर एनर्जी को यूज़ करके क्या कर लिया हमने, यहाँ पे जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है उसको ए साइट पे शिफ्ट किया, ओके। सबसे पहले क्या हो रहा था, ये जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड को जब लेके आ रहा था तो ये साइटोप्लाज्म में था, उसको क्या चाहिए था, एनर्जी चाहिए था ए साइट पे आने के लिए। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ये जो जीटीपी मॉलिक्यूल है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। टीयू प्रोटीन क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे लेके आ रहा है, ओके। तो ऐसे ही अगर चलता रहा तो फिर क्या होगा, जो टीयू जब जीटीपी के साथ बनेगा ये तो धीरे धीरे कम होता चलेगा। तो ये साइकिल को हमें टीयू को क्या करना है, फिर से रिकवर करना है, राइट। तब क्या होता है देखना, जब टीयू जीडीपी के साथ जुड़ा हुआ होता है तब एक प्रोटीन आता है टीएस, ओके। ये भी एक एलोंगेशन फैक्टर है। ये टीएस जब आएगा ये क्या करेगा, जीडीपी को रिमूव कर देगा। ये जीडीपी को रिमूव करने के बाद ये टीयू और टीएस दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और जब कोई दूसरा टीआरएनए को एमिनो एसिड को लेते हुए आना है तब क्या होता है, फिर से एक जीटीपी मॉलिक्यूल आता है और ये जीटीपी मॉलिक्यूल क्या करता है, ये टीएस को रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद क्या होता है, ये टीयू के साथ ये जीटीपी मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। जुड़ जाने के बाद फिर से ये टीआरएनए मॉलिक्यूल जब एमिनो एसिड को लेके आएगा तब इसके साथ फिर से जुड़ के इसको लेके ये आता है, ओके। अब क्या है देखो, ये सेकंड में क्या आ गया, यहाँ पे पी था, पी साइट था, ये पी साइट के पास क्या है, AUG था, ओके। अब ये इसके पास एफ मैट था सबसे पहला। अब ए साइट के पास क्या है, ये एमिनो एसिड, सेकेंड एमिनो एसिड वाला आ गया। अब जब एफ मैट का इसके पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एमिनो एसिड की सेकेंड एमिनो एसिड के पास जो एमीन ग्रुप होगा, ओके, जो NH2 ग्रुप होगा, वो क्या करेगा, वो दोनों मिला के बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। इसका COOH और इसका NH2, ओके फाइन। इसका NH2 ग्रुप और इसके पास जो COOH ग्रुप है वो ग्रुप, ये दोनों मिला के एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा इसके बाद क्या होता है देखना, एक एलोंगेशन फैक्टर आता है G, ओके। एलोंगेशन फैक्टर G आता है। अब ये क्यों आता है, क्योंकि अब हमें इसको शिफ्ट करना है। अब एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड जब बन जाएगा, बनने के बाद क्या होगा, ये जो एफ मैट है ये इस टीआरएनए से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होके किधर आ जाएगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इन दोनों के साथ बॉन्ड बन गया है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो टीआरएनए बना, ये टीआरएनए के साथ दो क्या थे, एमिनो एसिड जुड़े हुए थे, ओके। तो इसको क्या करना होगा, हमें इधर शिफ्ट करना होगा। और ये जो पहला वाला टीआरएनए था उसको एग्जिट साइड पे लेके जाना होगा। उसके लिए हमें एक एलोंगेशन फैक्टर चाहिए होता है जिससे बोला जाता है EFG। EFG तब एक्टिवेटेड होता है जब इसके साथ GTP जुड़ा होता है, ओके। अब ये GTP मॉलिक्यूल क्या करता है, ये शिफ्टिंग जो होता है, शिफ्टिंग में एनर्जी चाहिए होगा। तो ये जो एनर्जी है ये जीटीपी के फॉस्फेट बॉन्ड को हमें ब्रेक करके मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जो EFG मॉलिक्यूल है, एलोंगेशन फैक्टर G, अब इसमें से क्या कर लेगा, ये दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज़ कर रहा है। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज़ करेगा, सॉरी, और एक GTP का फॉर्मेशन करेगा और EFG यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो फॉस्फेट रिमूव हुआ, ये फॉस्फेट से जो एनर्जी मिलेगा वो क्या करेगा, इसको शिफ्ट करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे देखो ये शिफ्टिंग हो चुका है। ये क्या है, ये ई साइड था, एग्जिट साइड था ये, और ये पी साइड और ये ए साइड था, ओके। इस पी साइड में अब आ चुका है हमारा ये टीआरएनए, सेकेंड टीआरएनए जो यहाँ पे आया था, ओके। ये सेकेंड एमिनो एसिड है और पहला एमिनो एसिड एफ मैट है। अभी क्या हो गया, ए साइड फिर से खाली हो चुका है। अब ये जो खाली हो गया है ए साइड, उसको यहाँ पे कोडॉन होंगे, राइट, ट्रिपलेट।
ये कोडॉन को कौन इसको रीड करेगा, फिर से एक टीआरएनए आएगा और इसके एंटी कोडॉन जो लूप है इससे ये रीड करेगा। रीड करने के बाद फिर से ये क्या करेगा, अमीनो एसिड लेके आएगा, राइट। ये अमीनो एसिड लेके आएगा, फिर से वही स्टेप आएगा, ये ए साइड पे आ जाएगा। ए साइड पे आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसका जो NH2 ग्रुप है और यहाँ जो COOH ग्रुप है, इन दोनों में फिर से एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, राइट। और ये जो है ये टीआरएनए फ्री हो जाएगा। ये फ्री टीआरएनए जो होगा वो फिर से ई साइड में चला जाएगा और ये ई साइड क्या है, एग्जिट साइड है, एग्जिट साइड से फिर से ये बाहर आ जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये ए साइड में कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। अब देखते हैं टर्मिनेशन कैसे हो रहा है। जो टर्मिनेशन है, हम जानते हैं टर्मिनेशन के लिए हमें स्टॉप कोडॉन्स चाहिए। तो जो स्टॉप कोडॉन होते हैं वो कौन से, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है UAG का, ओके। UAG, UAA और UGA, ये तीनों स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। उन तीनों के लिए अलग अलग जो रिलीज़ फैक्टर हैं वो मिलते हैं। RF का मतलब होता है रिलीज़ फैक्टर, ओके। तो ये जो रिलीज़ फैक्टर है, जब कोई भी स्टॉप कोडॉन यहाँ पे आ जाता है तब इसके लिए कोई टीआरएनए मॉलिक्यूल नहीं होता। तो तब क्या होता है, ये रिलीज़ फैक्टर आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। ये जैसे ही अटैच हो जाएगा रिलीज़ फैक्टर, तब क्या होगा, ये जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा पी साइड पे। अब कोई दूसरा टीआरएनए मॉलिक्यूल, दूसरा एमिनो एसिड तो नहीं है जिसके साथ ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके। अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और फिर ये जो हमारा पेप्टाइड चेन है, जो पेप्टाइड बना था, वो पेप्टाइड बाहर रिमूव हो जाएगा। अब जैसे ही रिलीज़ फैक्टर आता है, क्या क्या हो रहा है देखना ध्यान से, जो टीआरएनए है वो भी रिमूव हो जाएगा एग्जिट साइड से, ओके। जो हमारे पास जो एक पेप्टाइड चेन मिला था, ये पेप्टाइड चेन भी रिमूव हो जाएगा। और ये 30S सब यूनिट और 50S सब यूनिट जो होते हैं, ये दोनों भी डिसोशिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ओके। फाइनली टर्मिनेशन प्रोसेस हो जाएगा और हमारे पास ये क्या मिल गया, हमारे पास एक नेसेंट पेप्टाइड मिल गया। ये जो पेप्टाइड होता है ये किस तरह का है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, ओके। प्राइमरी स्ट्रक्चर हम किसे बोलते थे, लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, ओके। इस तरह से एमिनो एसिड 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कई सारे एमिनो एसिड्स मिलके एक पेप्टाइड चेन बनाए होंगे, ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बना, ये तो फंक्शनल प्रोटीन नहीं हो सकता, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पड़ेंगे, ओके। तो चेंजेस करने के लिए फिर से ये कहाँ पे जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे चला जाएगा। वहाँ पे इसका फोल्डिंग्स होंगे इस पर्टिकुलर प्राइमरी स्ट्रक्चर का, और फोल्डिंग्स की वजह से इसमें फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ डेवलप होंगे और उस फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के डेवलप होने के बाद फाइनली ये फंक्शनल प्रोटीन बन जाएगा।